नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, परीक्षा में इसको किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से इसकी विवेचना करें, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो समसीमांत उपयोगिता नियम को समझने से पहले जरूरी है कि हमें उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, उपयोगिता ह्रास नियम और उपभोक्ता संतुलन, इन सभी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यदि आपने इन सभी की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद सारी वीडियो देखें। उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है और उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है। इन सारी वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। वैसे तो समसीमांत उपयोगिता नियम भी जिस प्रकार से उपयोगिता ह्रास नियम उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करता है, उसी प्रकार उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या समसीमांत उपयोगिता नियम भी करता है। इस नियम का जो प्रतिपादन है गोसेन ने किया है। जिस प्रकार से उपयोगिता ह्रास नियम को हमने पढ़ा, उसका प्रतिपादन किसने किया? गोसेन ने किया। और समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन भी गोसेन ने किया। मतलब दोनों नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया है। और समसीमांत उपयोगिता नियम को दूसरे नाम से जाना जाता है गोसेन का दूसरा नियम। यदि परीक्षा में ये पूछा जाए कि गोसेन का दूसरा नियम की व्याख्या कीजिए, तो समसीमांत उपयोगिता नियम और गोसेन का दूसरा नियम दोनों एक ही हैं, तो हमें किसकी विवेचना करनी है? समसीमांत उपयोगिता नियम की। अब हम समझ लेते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसकी जो नियम की मान्यताएं हैं, शर्तें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इसकी विवेचना करेंगे हम एक सारणी के द्वारा और एक ग्राफ के द्वारा। तो सबसे पहले इसके कथन पर चलते हैं। तो कथन दिया है मार्शल के अनुसार। मार्शल क्या कहते हैं इस नियम के संबंध में कि उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होता है, तो आइए वो समझ लेते हैं। मार्शल ने कहा है, एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय अर्थात की मुद्रा से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता यानी कि सीमांत उपयोगिता एक समान हो। उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होगा, इसे हम नियम का कथन भी कह सकते हैं और नियम की परिभाषा भी मान सकते हैं। तो जब हम इसका विवेचना करेंगे, परीक्षा में यदि पूछा जाता है कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है या फिर गोसेन का दूसरा नियम क्या है, तो दोनों का उत्तर एक ही होगा। तो इसको लिखना किस प्रकार है? सबसे पहले एक परिचय लिखेंगे हम छोटा सा कि समसीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता की संतुलन की व्याख्या करता है और उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपनी आय को इस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उसके बाद समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया है और इसे गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। ये हमारा परिचय हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे नियम की परिभाषा। तो परिभाषा में हमें ये लिखना है कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय अर्थात की मुद्रा से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता यानी कि सीमांत उपयोगिता एक समान हो। ये आ जाती है उसकी परिभाषा। अब परिभाषा का हम थोड़ा सा अर्थ समझ लें। अर्थ क्या है? एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय, अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था में और एक व्यक्ति के पास या एक उपभोक्ता कहें, जो कि प्रत्येक मनुष्य एक उपभोक्ता है, मैं भी एक उपभोक्ता हूं, आप भी एक उपभोक्ता हैं, प्रत्येक व्यक्ति संसार का एक उपभोक्ता है। तो उसकी जो आय होती है वह सीमित होती है। असीमित आय किसी व्यक्ति की नहीं होती। क्या होती है? सीमित आय होती है। उसी सीमित आय से उसे अपनी संतुष्टि प्राप्त करनी होती है। तो किस प्रकार से करेगा? इस परिभाषा के अंतर्गत हम एक उदाहरण समझ लेते हैं। पहली लाइन क्या है? उपभोक्ता अपनी सीमित आय अर्थात की मुद्रा, उसकी सीमित आय है तो हम सीमित आय मान लेते हैं। क्या मान लें? सीमित आय मान के चलिए उसके पास 10 रुपए हैं, तो ये 10 रुपए जो है क्या है? सीमित आय है। अब सीमित, इसके बाद क्या दिया है? सीमित आय से मतलब कि 10 रुपए से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति तभी कर सकता है। कब?
जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई, ये ध्यान रखना है, क्या रखना है, वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि मुद्रा की अंतिम इकाई, विभिन्न वस्तुओं पर मतलब कि एक या एक से अधिक, 3 वस्तुओं कर रहा है तो 3 वस्तुओं पर व्यय करेगा, और 3 से अधिक वस्तुओं पर कर रहा है तो उन पर किस प्रकार से व्यय करेगा 10 रुपए को, वो हमें समझना है। अभी हम समझ लेते हैं 2 वस्तुओं पर। मतलब ये मान लेते हैं कि उपभोक्ता एक X वस्तु का उपयोग कर रहा है और एक Y वस्तु का, उसके पास सीमित आय है 10 रुपए। अब 10 रुपए को वह किस प्रकार व्यय करे X वस्तु पर और Y वस्तु पर। मान के चलते हैं हम X वस्तु पर वह 6 रुपए खर्च कर रहा है, कितने रुपए, 6 रुपए, और Y वस्तु पर 4 रुपए। तो ये 4 रुपए और ये 6 रुपए उसने खर्च किए हैं। इसके बाद क्या दिया है, मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। अब अंतिम इकाई क्या समझे, ये समझना जरूरी है। इस पर 6 रुपए खर्च किए, इस पर 4 रुपए, यानी Y वस्तु पर 4 रुपए और X वस्तु पर 6 रुपए। अब अंतिम इकाई समझिए, तो इसमें अंतिम कितनी इकाइयां हैं, 6, और इसमें कितनी इकाइयां हैं, 4। तो यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें, जैसे कि 6 को हम लिख लें 1 2 3 4 5 और 1 6, और इस प्रकार को इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 2 3 और 4। अब परिभाषा में फिर से आइए, जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे, विभिन्न वस्तुएं मतलब कि 2 वस्तुएं ले ली हमने X और Y, प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई, व्यय की गई अंतिम इकाई मतलब लास्ट की इसकी अंतिम इकाई क्या है, 6 है, और इसकी अंतिम इकाई क्या है, 4 है। मतलब 4 इस पर 6 रुपए खर्च किए, इस पर 4 रुपए। अब जब हम किसी एक वस्तु का उपभोग करते हैं, उस पर अपनी कुछ आय व्यय करते हैं, तो जो उससे मिलने वाली उपयोगिता होती है वह क्या होती है, घटती हुई दर से प्राप्त होती है। पहली इकाई पर सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, दूसरी इकाई पर उससे कम होगी, तीसरी इकाई पर उससे भी कम होगी, चौथी इकाई पर उससे कम होगी, 5वीं इकाई पर और कम होगी, 6ठी इकाई पर कम हो जाएगी। इसके बाद यदि Y वस्तु पर 4 रुपए खर्च की हैं, तो 4 रुपए से मिलने वाली उपयोगिता इसमें देखेंगे, फिर 1 रुपए से सबसे अधिक Y वस्तु की उपयोगिता प्राप्त होगी, और दूसरी इकाई पर जो पहली इकाई से मिली है उससे कम उपयोगिता प्राप्त होगी। इसी प्रकार तीसरी पर और कम होगी, चौथी पर और कम हो जाएगी। अब संतुलन कब होगा, जब अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता यानी कि सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। मतलब जितनी भी उपयोगिता मिल रही है उससे हमें मतलब नहीं है, अंतिम इकाई पर यानी कि 6ठा रुपए X वस्तु पर खर्च करने पर और 4था रुपए Y वस्तु पर खर्च करने पर यदि 6ठे रुपए से मिली सीमांत उपयोगिता और 4थे रुपए से मिली सीमांत उपयोगिता दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो फिर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। ये परिभाषा का अर्थ हो गया। एक बार और समझ लें, एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय मतलब कि 10 रुपए यानी मुद्रा से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर मतलब कि X और Y पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई, इस पर 6 रुपए खर्च किए, इस पर 4 रुपए, तो प्रत्येक वस्तु पर 6 रुपए और 4 रुपए खर्च किए हैं, तो प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई मतलब कि इससे 6ठा रुपया और इसका 4था रुपया से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक समान होगी, तो फिर वह संतुलन की स्थिति में होगा। इसका मतलब ये हो गया। अब ये हम आसानी से समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। एक सारणी ले ली है, एक तालिका ले ली है हमने, और इस पर हम ग्राफ पर भी शो करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं नियम की मान्यताएं, नियम की शर्तें, क्योंकि कोई भी जो नियम होता है अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है, एक सैद्धांतिक विषय है, सिद्धांत पर अधिकतर टिका हुआ है। इसे हम पूर्ण विज्ञान नहीं कह सकते। आपने कक्षा 11th में यदि पढ़ा हो, जिसमें यह कहा जाता है अर्थशास्त्र एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, ये बात कही गई है और दोनों का प्रूफ दिया गया है। मतलब कि अर्थशास्त्र एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो विज्ञान के तौर पर उसे देखने के लिए सिद्धांत दिए गए हैं, और उन सिद्धांत जो वो सिद्धांत दिए गए हैं वो मान्यताओं पर टिके हुए हैं, शर्तों पर टिके हुए हैं। तो पहले इस नियम की शर्तें देख लें हम क्या हैं, जिन्हें हम मान्यताएं भी कहते हैं।
पहला है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। जो उपभोक्ता है, जो वस्तुओं को क्रय करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये मान के चलना है इस नियम के अंतर्गत कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, वह ज्ञानी व्यक्ति है कि अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करेगा कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। दूसरा क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है। मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वह समान रहती है, चाहे आप मुद्रा से हर आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, और हर आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ऐसा नहीं होता कि हर वस्तु पर एक जैसी मुद्रा व्यय की जाए। यदि किसी वस्तु पर हम 5 रुपये खर्च कर रहे हैं और दूसरी पर 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो सभी पर समान रहेगी। ये मान्यता क्यों लेके चलनी है? क्योंकि मुद्रा का मूल्य परिवर्तित होता रहता है। ये आप आगे समझेंगे जब हम शेयर मार्केट का जो, यदि बिजनेस में एक शेयर का चैप्टर है वो आपने समझा हो, यदि नहीं समझा है आगे आप समझेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि रुपए का मूल्य, जो आंतरिक मूल्य है वह परिवर्तित होता रहता है। उस कारण से जो सीमांत उपयोगिता है उसे हमें समान मान के चलना है। तीसरा है, एक निश्चित समय में उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो। जब ये नियम हम लागू कर रहे हैं तो उस समय जो वस्तु की कीमत है और मुद्रा का जो मूल्य है उसको क्या मानना है? स्थिर मानना है। एक निश्चित समय में क्या दिया है? निश्चित समय में उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके फैशन, रुचि जो भी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये भी मान के चलना है, तब ये नियम लागू होगा। इसके बाद चौथा है, उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से नापा जा सकता है। अब उपयोगिता की जो माप है, पिछले सेशन में हमने पढ़ा हुआ है, जब उपयोगिता पढ़ा तो उपयोगिता को 2 दृष्टिकोणों से मापा जाता है, एक गणनावाचक दृष्टिकोण और एक क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो गणनावाचक दृष्टिकोण तो ये कहता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, और क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या कहता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। तो जब ये नियम हम लागू करेंगे तो हमें ये मान के चलना है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, किससे? मुद्रा रूपी पैमाने से, मतलब कि मुद्रा के रूप में उसे हम माप सकते हैं। ये मान्यता लेके चलनी है, ये शर्त लेके चलनी है, तब ये नियम लागू होगा। ये तो हो गई मान्यताएं। पहले हम परिचय लिखेंगे, फिर एक परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद मान्यताएं लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम एक तालिका जिसमें हमें उदाहरण लेना है 2 वस्तुओं का। उसके बाद ग्राफ पर दिखाएंगे, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद नियम का महत्व क्या होता है, उसकी आलोचनाएं क्या है, इस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं। अभी हम समझ लें सारणी के द्वारा। तो देखिए, इसमें जो सारणी आपकी पुस्तक में है मैंने एज इट इज वही लिख ली है, यहाँ पर वही उतार ली है। उसमें देखिए रुपए दिए हैं, मुद्रा की इकाइयां दी हैं 8, तो उसे समझना है हमें। उसका मतलब है जो उपभोक्ता है उसकी आय सीमित है। क्या है? सीमित है, और कितनी है? 8 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए 2 उपयोगिताएं दी हैं, सीमांत उपयोगिताएं, एक गेहूं से प्राप्त उपयोगिता और एक चावल से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। अब इसमें यदि आपको ये कंफ्यूजन आता है या आप कंफ्यूज होते हैं कि ये किस प्रकार से हो रहा है, तो इस प्रकार से हम आसान कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 8 रुपए हैं और यदि हम उसे गेहूं पर खर्च करते हैं तो इस प्रकार से हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। यदि पूरे 8 रुपए हम गेहूं पर खर्च कर रहे हैं तो किस प्रकार से मिलेगी? पहले रुपए पर सबसे अधिक मिलती है, यानी पहली इकाई का जब हम उपभोग करते हैं तो अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है, तो कितनी मिल रही है? 20। उसके बाद घटती दर से प्राप्त हो रही है, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6। इसी प्रकार अब यदि हम ये पूरे 8 रुपए चावल पर खर्च करेंगे तो ये सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त होगी। किस प्रकार से? सबसे अधिक मिल रही है 16, फिर 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, यानी कि पूरा 8 रुपए यदि हम गेहूं पर खर्च करेंगे तो ये सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, और पूरा 8 रुपए यदि हम चावल पर खर्च करेंगे तो ये वाली सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। हमने दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं यहाँ पर नोट कर ली हैं जो आपकी पुस्तक में दी हुई है। अब हमें देखना है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा? जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक समान हो। ये जो सीमांत उपयोगिता, अब हमें देखना है कि जो 8 रुपए हम दोनों पर खर्च करेंगे, यदि ये समझ लें हम कि एक पर खर्च किया है। यदि 8 रुपए गेहूं पर खर्च किया तो ये सीमांत उपयोगिता मिली, और 8 रुपए चावल पर खर्च किया तो ये सीमांत उपयोगिता मिली। अब इन 8 रुपए को हमें दोनों पर खर्च करना है,
तो ये पूरा यहाँ तक नहीं आएगा। जहां पर सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाएगी वहां पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो अब हम समझ लेते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, जिस समय सीमांत उपयोगिता अधिक होती है उस पर खर्च पहले करता है, और जिस पर सीमांत उपयोगिता कम होती है उस पर खर्च बाद में करता है। तो पहला रुपए यदि हम माने कि खर्च कहां पर करेगा, तो देखिए पहला रुपए यदि वह गेहूं पर खर्च करेगा तो उसे 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, 20 यूटिल की। और यदि पहला रुपया वह चावल पर खर्च करेगा तो उसे 16 यूटिल की सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो ज्यादा किसमें प्राप्त हो रही है? गेहूं में। चावल से किसमें प्राप्त हो रही है? चावल से अधिक है गेहूं में। तो पहला रुपया कहां पर खर्च करेगा? वह गेहूं पर। किसमें कर लेते हैं हम? गेहूं पर, मतलब कि 1 रुपया उसने गेहूं पर खर्च कर दिया। इसके बाद देखेगा दूसरा रुपया खर्च करेगा, तो दूसरे रुपए से जिसमें सीमांत उपयोगिता अधिक होगी उसमें भी दूसरा रुपया खर्च करेगा। तो 16 की तुलना में 18 अधिक है, मतलब गेहूं से उसे अभी अधिक संतुष्टि होगी। तो वो किस पर खर्च करेगा? दूसरा रुपया भी गेहूं पर। 2 रुपए खर्च कर दिए। अब तीसरा रुपया खर्च करने जाएगा तो वो सोचेगा कि गेहूं पर खर्च करूं या फिर चावल पर। क्यों? क्योंकि यहां पर गेहूं पर भी उसे 16 यूटिल की उपयोगिता मिल रही है और चावल पर भी 16 यूटिल की उपयोगिता मिल रही है। हम ये मान के चलते हैं कि वह 1-1 रुपए दोनों पर खर्च कर देता है, मतलब कि तीसरा रुपए वह चावल पर खर्च कर दिया और चौथा रुपए गेहूं पर। 4 रुपए उसके खर्च हो गए। इसके बाद फिर से देखते हैं, 4 रुपए खर्च हो गए, अब उसको 4 रुपए और बचे हैं। तो अभी देखते हैं किस पर खर्च करेगा। 4 रुपए जो बचे हैं दोनों पर खर्च करना है, तो उपयोगिता जिस पे ज्यादा होगी सबसे पहले उस पर खर्च करेगा। अभी देखिए दोनों पर बराबर मिल रही है, इस पर भी 14 मिल रही है, इस पर भी 14। तो हम ये मान लेते हैं 5वां रुपए वह चावल पर खर्च कर देता है, 6ठा रुपए किस पर खर्च कर दे? गेहूं पर। इसी प्रकार 7वां रुपए वह है, क्योंकि अभी भी बराबर मिल रही है 12, इस पर भी 12। तो यदि ये मान लें 7वां रुपए उसने किस पर खर्च कर दिया? चावल पर कर दिया। अब 1 रुपया जो बचा है, अब बताइए वह गेहूं पर खर्च करेगा कि चावल पर खर्च करेगा? गेहूं पर खर्च करेगा तो उसे जो उपयोगिता मिलेगी यूटिल में वह मिलेगी 12, और चावल पर खर्च करेगा तो मिलेगी 10। तो उपयोगिता ज्यादा किसकी मिल रही है? गेहूं की। तो खर्च किस पे करेगा? वह गेहूं पर, यानी 8वां रुपए उसने कहां पर खर्च कर दिया? गेहूं पर। अब इस हिसाब से हम देखें तो 5 रुपए उसने खर्च कर दिए हैं किस पर? गेहूं पर, और 3 रुपए खर्च कर दिए किस पर? चावल पर। इसको इस प्रकार से देख लें, ये हो गया 3 रुपए टोटल, और ये हो गया कितने? 5। अब इसकी हमें देखना है अंतिम इकाई पर किस प्रकार से उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अंतिम इकाई किस प्रकार से निकालेंगे? नंबरिंग कर लेते हैं हम इसको। ये देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इकाइयां इसने गेहूं पर खर्च कर दी। इसी प्रकार 1, 2, 3, ये 3 इकाइयां उसने चावल पे खर्च कर दी। अब संतुलन की स्थिति में कब होगा? प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता यानी कि सीमांत उपयोगिता एक समान हो। एक समान है क्या दोनों की उपयोगिता? 5, इसकी अंतिम इकाई कौन सी है? 5वां रुपए। अंतिम इकाई कौन सी हुई? 5वां रुपए। और इसकी अंतिम इकाई कौन सी हुई? तीसरा रुपए। इसकी ये अंतिम इकाई कौन है? तीसरा रुपए जो इसने खर्च किया है। तो तीसरे रुपए से कितनी उपयोगिता मिल रही है इसको? 12। और 5वें रुपए से कितनी उपयोगिता मिल रही है इसको? 12। मतलब अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता समान है, तो उपभोक्ता क्या है? संतुलन की स्थिति में है। तो इस प्रकार से वह खर्च करेगा। जब उसे बराबर सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी तो वह संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। मतलब यदि उसके पास 8 रुपए हैं तो 5 रुपए वह गेहूं पर खर्च करेगा और 3 रुपए चावल पर, तब वह संतुलन की स्थिति में होगा। अब इसी सारणी को हम इस प्रकार से व्याख्या कर देंगे कि जिस प्रकार से हमने समझाया ठीक वही का वही लिखते जाएंगे कि पहला रुपए वह गेहूं पर खर्च करेगा क्योंकि उसे अधिक उपयोगिता मिल रही है। इसी प्रकार दूसरा रुपए भी वह गेहूं पर खर्च करेगा क्योंकि उससे अधिक उपयोगिता मिल रही है। इसके बाद तीसरा और चौथा रुपए वह 1 रुपए गेहूं पर खर्च करेगा और चौथा रुपए चावल पर, क्योंकि दोनों से समान उपयोगिता मिल रही है। इसी प्रकार छठा और सातवां भी वह
चावल पर और उस पर खर्च करेगा क्योंकि उसे समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है। और 5वां रुपए वह चावल पर खर्च करेगा क्योंकि उसको चावल से अधिक उपयोगिता मिल रही है किस पर, गेहूं पर। ये हम इसी प्रकार से लिख देंगे, जो हमने समझा है हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारी सारणी का विश्लेषण हो जाएगा, उसकी व्याख्या हो जाएगी। अब इसी जो हमने समझा इसको हम ग्राफ पर और समझ लेते हैं। नीचे वाले को मानिए हमेशा एक्स एक्सिस और ऊपर वाले को कर लें हम वाई एक्सिस। ये यहाँ पर शून्य हो गया, किसी भी ग्राफ में यहाँ पर शून्य रहेगा जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं। इसके बाद हम उपयोगिता लिख लें। यहाँ अंतर कितना है सभी में, देखिए 2-2 का है, 2-2 में कर लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। मुद्रा की इकाइयाँ सिंगल हैं तो सिंगल कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 इकाइयाँ हैं उसके पास। अब जो 8 इकाइयाँ उसने व्यय की हैं उसमें से 3 इकाइयाँ तो की हैं उसने चावल पर खर्च और 5 इकाइयाँ की हैं गेहूं पर खर्च। तो हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोनों की अलग अलग उपयोगिता लेंगे, गेहूं की और चावल की, तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमने 8 रुपये लिया है तो 3 रुपये यदि यहाँ पर खर्च होगा उसके बाद हम 5 रुपये यहाँ खर्च करेंगे। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे क्योंकि हमें देखना है किसकी, अंतिम इकाई की। तो सबसे पहले गेहूं की देख ले हम उपयोगिता। पहली इकाई पर कितनी मिल रही है, 20, ये हो गया। इसके बाद 18 दूसरी इकाई पर, ये हो गया। तीसरी इकाई पर 16, ये हो गया। उसके बाद 14 चौथी इकाई पर, तो ये हो गया। और 5वीं इकाई पर 12, तो ये हो गया। अब हम 12 को जरा स्थिर कर लेते हैं। क्यों कर लिया हमने 12 को स्थिर, क्योंकि दोनों में 12वीं इकाई पर संतुलन हो रहा है। किस प्रकार से, गेहूं पर यदि 5 रुपए खर्च कर रहा है तो 12 यूटिल की जो उपयोगिता मिल रही है वह बराबर है चावल पर जो 3 रुपए खर्च किए उसकी अंतिम इकाई के। अंतिम इकाई कौन सी, 30 रुपए के बराबर है 12 यूटिल और 5 रुपए के बराबर 12 यूटिल। तो 12 को हमने क्या कर लिया, स्थिर मान लिया। संतुलन दिखाने के लिए हमेशा स्थिर रखना है, क्यों, क्योंकि दोनों में ये क्या है, समान है, तो उसको सीधा कर लिया। इसके बाद हम अब उपयोगिता मैच करेंगे। कहां पर मैच हो रही है, देखिए गेहूं की उपयोगिता कहां पर मिल रही है, 12 पे, 5वीं इकाई पर। तो ये जो 5वीं इकाई है इसको हम सीधा कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी गेहूं की मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद चावल पर देखिए 12 कहां पर मिल रहा है, तीसरी इकाई पर, तो ये है तीसरी इकाई। यहां पर आ जाते हैं, इसको सीधा कर लेंगे तो ये हो गया हमारा चावल का MU मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो हमने दिखा दिया इतने में हमारा काम पूरा हो गया। यहां पर जो है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ गया है। तो ये जो 2 बिंदु हैं, ये और ये वे क्या हैं, उपभोक्ता संतुलन की बिंदु हैं। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, आपके जो बुक में दिया हुआ है वो इसी प्रकार से दिया हुआ है, चेक किया है। एक प्रकार से उदाहरण बताया है कि यदि यह वह अपने जो ढंग उसने अभी हमने जो ढंग समझा है उसका अपनी मुद्रा को व्यय करने का उसमें परिवर्तन कर दे तो फिर क्या होगा। अब मान के चलिए जैसे यहाँ पर अभी वो 5 रुपए खर्च कर रहा है गेहूं पर और चावल पर 3 रुपए, तो गेहूं पर वह 5 की जगह 6 रुपए खर्च कर दे। कितना कर दे, 6 रुपए। तो गेहूं पर उसने 6 रुपए खर्च किए, तो देखिए ये है 6, ये तो 5 पर हो गया उसका 12 बराबर। 6 पर आएंगे तो 5 पर उसको मिल रही है 12 यूटिल की उपयोगिता और 6 पर कितनी मिल रही है, 10, तो उपयोगिता कम हो जाएगी। ये है 10, ये यहां पर कर लें 10, ये बिंदु आ जाएगा तो उपयोगिता नीचे गिर जाएगी। उपयोगिता जो है वह नीचे गिर जाएगी। इसको हम यहां से यदि इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये नीचे चली गई है उपयोगिता, ये पहुंच गई है। इसको यदि हम नीचे मिला दें छठी इकाई से तो इस प्रकार का ये क्या निकल के आएगा हमें,
एक आयत प्रकार का बन के आएगा, त्रिकोण टाइप का। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। और जब चावल पर 3 रुपए खर्च कर रहा था तो उसको 12 यूटिल की उपयोगिता मिल रही थी लास्ट में, अंतिम इकाई से। अब वह 1 रुपए उसने यहां से हटा के कहां कर दिया, यहां पहले 5 कर रहा था तो यहां 3 कर रहा था, अब यहां यही यदि वह 6 करेगा तो फिर यहां कितने बचेंगे, 2 रुपए। तो 2 रुपए पे देखिए उसको कितनी उपयोगिता मिल रही है चावल पर, 2 रुपए पे देख लें 14 यूटिल की। तो 14 कहां पर आएगा, ये है, यानी 2 रुपए से हम मैच कर देंगे इसको इस प्रकार से। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अब इसको यदि हम ऐसे मिला दें और दोनों में देखें क्या अंतर आ गया। यदि हम दोनों की तुलना करेंगे, इसको हम नंबर दे देते हैं, ये हो गया A, B, C और D, ठीक है। और इसको दे देते हैं हम S, T, U, V। अब दोनों की यदि हम तुलना करें तो ये क्या हो जाएगा, A, B, C, D ग्रेटर देन, ये इससे बड़ा है, ये वाला बड़ा है इससे, किससे, S, T, U, V से। हमें उपभोक्ता संतुलन किस पे लेना है, A, B, C, D इक्वल होना चाहिए S, T, U, V के। तो पहले वाला सही था या अभी वाला सही है जो हमने बना दिया है, पहले वाला सही था, जिस पर दोनों से जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है अंतिम इकाई की वो क्या है, बराबर है 12, यानी ये वाला बिंदु। तो ये पहला जो अभी हमने समझा है, क्या समझा कि यदि वह अपने उस जो व्यय करने का तरीका है उसके ढंग में परिवर्तन करेगा तो फिर वह संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। ये जो हमने समझा है इस तरीके से व्यय करेगा तो फिर संतुलन की स्थिति में होगा। क्यों, क्योंकि उस समय जो सीमांत उपयोगिता है वह बराबर हो रही है किसके, चावल के। और अभी जो हमने उदाहरण लिया उसके ढंग में परिवर्तन किया, मतलब कि गेहूं पर 6 रुपए खर्च कर दिया और चावल पर 2, तो फिर वह संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। किसके अनुसार, मार्शल के कथन के अनुसार और नियम की मान्यताओं के अनुसार। तो हमारा ये ग्राफ के द्वारा भी हो गया और टेबल के द्वारा भी हो गया। इसमें कोई कठिन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस ध्यान रखना है किस प्रकार से हमने खर्च किस प्रकार से किया है। खर्च किया है उस प्रकार से, मतलब जिसमें सीमांत उपयोगिता अधिक मिलेगी उस पर वह पहले खर्च करेगा और उसके बाद में कम होने वाली सीमांत उपयोगिता पर, जैसे कि चावल से पहले अधिक मिल रही थी 20, तो पहला रुपया चावल पर, उस पर गेहूं पर खर्च कर दिया। उसके बाद फिर गेहूं से 18 यूटिल की मिल रही थी, दूसरा रुपया भी गेहूं पर खर्च कर दिया। उसके बाद दोनों से बराबर मिल रही थी तो 1 रुपया गेहूं पर खर्च कर दिया और 1 रुपया चावल पर। इसके बाद इसी प्रकार से वह करता जाएगा क्योंकि बराबर मिल रही है। और जब उसके 8 रुपये पूरे खर्च हो गए हैं तो अंतिम इकाई पर भी दोनों से बराबर मिल रही है, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। और ग्राफ बनाएंगे तो 12 पर दोनों की मैच हो रही है तो 12 पर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और कौन सी इकाई पर मिल रही है उससे मैच कर देंगे। जैसे चावल पर तीसरी इकाई से मैच हो रही थी तो तीसरी इकाई से हमने एक लंब खड़ा कर दिया। उसके बाद पांचवी इकाई से मैच हो रही थी तो पांचवी इकाई से, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नियम की महत्व पर, यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व क्या है और आलोचनाएं क्या है। तो सबसे पहले महत्व समझ लें, तो इसको हम बुक से समझेंगे क्योंकि बुक में आसान दिया है। पहला दिया है उपभोग के क्षेत्र में महत्व, तो ये मैंने सारा लिख दिया है। उत्पादन के क्षेत्र में महत्व और विनिमय के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में। महत्व का क्या मतलब होता है, उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और वह किस प्रकार से उसको संपादित करने में मदद करती है, उसे हम उसके महत्व मान सकते हैं। तो उपभोग के क्षेत्र में महत्व मतलब कि किस प्रकार से ये महत्व निभा सकता है। इसमें देखिए, इस नियम के आधार पर उपभोक्ता इस बात का निर्णय कर सकता है कि वह अपनी आय में से कितना वर्तमान में व्यय करे तथा कितना भविष्य के लिए बचा कर रखे। और जो वर्तमान में खर्च कर रहा है और जो भविष्य के लिए बचा कर रख रहा है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसको बराबर होनी चाहिए। उत्पादन के क्षेत्र में किस प्रकार से, इस नियम की मदद से उत्पादक अपनी लागतों को न्यूनतम करके अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करता है। उत्पादक को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होता है जबकि वह कम प्रतिफल देने वाले
जो साधन हैं उनके स्थान पर अधिक प्रतिफल देने वाले साधनों को तब तक प्रतिस्थापित करता रहे जब तक कि सभी साधनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, या जो प्रतिफल है वह बराबर ना हो जाए। जो कम उत्पादन करने वाली मशीनरी है उसको किससे प्रतिस्थापित करेगा, वह अधिक उत्पादन करने वाली मशीनरी से, और तब तक करता रहेगा जब तक सभी मशीनरियों का जो उत्पादन है, जो प्रतिफल है, वह बराबर नहीं हो जाता। तीसरा क्या है, विनिमय के क्षेत्र में प्रयोग। तो विनिमय के क्षेत्र में प्रयोग, इस नियम के आधार पर ही हम बाजार में मुद्रा द्वारा वस्तु खरीदते समय वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता तथा त्यागी गई मुद्रा की उपयोगिता को समान करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे हमें विनिमय क्रिया से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब जो हमें अधिकतम उपयोगी लगती है हम उसको खरीदते हैं, और जितनी हमें उपयोगिता लगती है हम उतना मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं, और जो हमारी उपयोगिता है वो कम होती है तो हम उस पर खर्च नहीं करते हैं। इसी प्रकार वितरण के क्षेत्र में प्रयोग, सम सीमांत उपयोगिता नियम वितरण के क्षेत्र में उत्पादन के जो विभिन्न साधनों के पुरस्कार हैं, जैसे कि मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि का निर्धारण करने में भी मदद करता है कि मजदूर को कितनी मजदूरी दें, जो लोन लिया है उस पर कितना ब्याज होना चाहिए। इस प्रकार से वह लाभ को भी डिसाइड करता है कि कितना लाभ होना चाहिए। तो किसके द्वारा करता है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा। राजस्व के क्षेत्र में प्रयोग, इस नियम के द्वारा ही सरकार विभिन्न वर्गों पर इस प्रकार कर लगाती है कि सभी वर्गों का सीमांत त्याग बराबर हो जाए। मतलब जो गरीब वर्ग है उस पर अधिक भार ना पड़े, अमीर वर्ग है उस पर भी अधिक भार ना पड़े, जो मध्यम वर्ग है उस पर भी अधिक भार ना पड़े। जो मुद्रा त्याग कर रहा है, मतलब जो सरकार को दे रहा है, उससे जो सीमांत उपयोगिता मिलने वाली है वह सभी पर समान हो। इसके बाद आ जाते हैं नियम की आलोचनाएं या फिर सीमाएं। तो नियम की आलोचनाएं क्या होती हैं, तो ये तो ध्यान रखा जाता है पहले ही, जब कोई भी नियम प्रतिपादित किया जाता है तो आलोचनाओं से बचने के लिए ही नियम की शर्तें या मान्यताएं ली जाती हैं। उसके बाद भी कुछ जो अर्थशास्त्री होते हैं वह आलोचना करते हैं। तो किस प्रकार से आलोचना की है, देखिए, इस नियम की मान्यताएं दोषपूर्ण है। मतलब जो मान्यताएं ली हैं इसमें ये क्या है, दोषपूर्ण है। किस प्रकार से, उपयोगिता की सही माप संभव नहीं है। ठीक है, ये भी उपयोगिता पहले ही हमने समझा हुआ था कि इसको एक गणनावाचक दृष्टिकोण से मापा जाता है और एक क्रमवाचक, जो दोनों ही लगभग सही नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र में जो पढ़ना है तो वो क्रमवाचक से पढ़ें या फिर गणनावाचक से पढ़ें, तो इसको दूर करने के लिए हम दोनों का ही अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। तो ये भी हमने समझा है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है उसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसकी मान्यता ले ली है तो फिर ये आलोचना सही नहीं मान सकते हम। यह नियम तभी लागू होता है जबकि वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं होता। प्रत्येक वस्तु को हम छोटी इकाई में नहीं बांट सकते। अब जैसे बाइक है, बाइक से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दीर्घकालीन होती है, लंबे समय के लिए होती है, और उसे छोटी इकाइयों में हम नहीं बांट सकते। अब खाने को, तो जैसे खाने का उदाहरण लिया है, चावल को, तो इसको छोटी इकाइयों में बांट सकते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं को छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते। ये इसकी आलोचना है। इसके आगे, वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो वस्तुओं का मूल्य में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की इसमें मान्यता भी नहीं ली गई है। इसमें ये जरूर लिया गया है कि जो उपभोक्ता है उसकी आय, फैशन, रुचि इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें इत्यादि जुड़ा हुआ है तो उसमें कीमत भी हम शामिल कर सकते हैं, तो ये नियम लागू हो सकता है। और यदि कीमत को शामिल नहीं करेंगे तो फिर लागू नहीं होगा। वस्तुओं के उपलब्ध ना होने पर जब उनके स्थान पर कम उपयोगी वस्तु का उपभोग किया जाता है तो ये नियम लागू नहीं होता। मतलब जैसे कि गेहूं से हमें 20 उपयोगिता मिल रही है और चावल से 16। अब यदि जैसे गेहूं तो हमारे पास है और चावल की जगह पर कोई दूसरी उपयोगिता हो जिससे बहुत कम उपयोगिता मिलती हो, जैसे कि बाजरा ले लें, मक्का ले लें, इनसे कम उपयोगिता मिलती है, इनको लोग कम उपभोग करते हैं, तो उनसे जो मिलने वाली उपयोगिता है वह कम रहेगी। अब कम रहेगी, मान के चलें उसकी पहली इकाई से ही हमें 6 यूटिल की उपयोगिता मिल रही है। कितनी? 6 यूटिल की। और गेहूं से मिल रही है हमें 20 यूटिल की। अब दोनों पर यदि खर्च करना है तो पूरे 8 रुपए यहीं पर खर्च हो जाएंगे। 6 यूटिल तक कोई रुपए उसके पास बचेगा ही नहीं कि वह बाजरा पर खर्च कर सके या मक्का पर खर्च कर सके, क्योंकि उससे जो उपयोगिता मिल रही है कम मिल रही है। तो जो कम उपयोगी वस्तुएं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। पूरक वस्तुएं जैसे कि कार व पेट्रोल के संबंध में भी ये नियम लागू नहीं होता है। इन वस्तुओं का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है। अब जैसे कि
कार है और पेट्रोल है। ये कार पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, यदि वह डीजल की है तो डीजल के बगैर नहीं चलेगी, और कार की जो पेट्रोल की है तो पेट्रोल के बगैर नहीं चलेगी। अब बाइक है, बाइक भी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती है। तो पेट्रोल के स्थान पर हम कोई दूसरा पदार्थ उसमें नहीं डाल सकते कि उससे उसको चलाया जा सके। पूरक वस्तुएं रहती हैं जिनको प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता, उन पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। तो ये नियम के अपवाद हो गए हैं, इसके पहले जो महत्व समझा है वो भी हो गए हैं। तो ये जो हमारा समसीमांत उपयोगिता नियम था ये कंप्लीट हो गया है। पूरे चैप्टर में ये अध्याय नंबर 4 है और पूरे अध्याय में एक ही नियम पर विवेचना की गई है, एक ही नियम की व्याख्या की गई है। तो ये कंप्लीट कर लिया है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, और यदि आता है तो या तो ये 20 नंबर का आएगा या फिर 10 नंबर का। तो इस प्रकार से हमें इसमें लिखना है जिससे हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।